हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम अपनी इस वीडियो में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में चौथी कड़ी लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम है थियोसोफिकल सोसाइटी। हम इसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इसने निर्णय किया भारतीयों का और कैसे कैसे एक नई चेतना हम लोगों में लेकर के आए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे हम देखेंगे, अभी हमने पहले ब्रह्म समाज पढ़ा, हमने आर्य समाज पढ़ा, उसके बाद हमने जो है आज ये पढ़ने जा रहे हैं थियोसोफिकल सोसाइटी। तो हम ये देखते हैं कि लगातार जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, इन सबका कहीं ना कहीं एक ही उद्देश्य था, भारत में व्याप्त सामाजिक जो रूढ़िवादी सोच थी, जो धार्मिक रूढ़िवादी सोच थी, उसे दूर करना और हम भारतीयों को अधिक से अधिक उन्नयन करके हमारे मानसिक, हमारे आध्यात्मिक, हमारे धार्मिक, हमारे सामाजिक स्तर को ऊंचा करना। तो कहीं ना कहीं इन सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज जिस स्थिति में हम हैं, तो हम सबको याद है कि ऐसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हमें देखने को मिले। अब उसी कड़ी में हम चौथी कड़ी देखेंगे और वो है आपका थियोसोफिकल सोसाइटी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ते चलेंगे खास थियोसोफिकल सोसाइटी। सबसे पहले हम इसके टर्म को ही डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब है थियोसोफी, ठीक है। तो इसको दो टर्म से बनाया गई, जिसका मतलब एक होता है थियोस, एक होता है सोफिया। जहाँ थियोस का मतलब हो जाता है गॉड और सोफिया का मतलब हो जाता है विजडम, अर्थात ईश्वर का ज्ञान। अगर हम संस्कृत की बात करें तो ब्रह्म विद्या नामक जो शब्द है वह इसी के लिए आता है और ब्रह्म विद्या से हम लोग बहुत पहले से परिचित हैं। हम लोग बोलते हैं ब्रह्म विद्या उनके पास है, वो ब्रह्म विद्या के बहुत बड़े जानकार हैं। एक्चुअली ब्रह्म विद्या ईश्वर का ज्ञान, वही है थियोसोफिकल सोसाइटी। तो जैसे कि मैं हर बार स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ उसकी स्थापना कैसे हुई, किसने की, क्या वर्ष था, वही सारी चीजें हम यहाँ भी देखेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करें। तो स्टार्ट होता है आपका स्थापना वर्ष। अगर हम स्थापना वर्ष की बात करें तो इस 1875 और 1886 हमें दो डेट देखने को मिलेंगी आप, ठीक है। अब कैसे है अभी हाल देख लेते हैं। अब हम दिखाएंगे स्थान का नाम। स्थान कहां पे, तो 1875 में एक्चुअली ये कहां पे हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यहां पर कहा हुआ था, ये हुआ था अडेयार, चेन्नई। और कहां पे है ये, भारत में, ठीक, दक्षिण भारत, याद रखना, ये चेन्नई से आ गया। वैसे भी ये जो सोसाइटी थी, इसका जो कार्य क्षेत्र था वह दक्षिण भारत में ज्यादा रहा है, ये याद रखना। तो बहुत ज्यादा सफलता से दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी। अब संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे संस्थापक भी देख लेते हैं हम लोग फटाक से। संस्थापक में दो लोग शामिल हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा तो वहां पर कोई एक ही शख्स मिल रहा था, यहाँ दो लोग हैं, एक लेडीज एक जेंट्स होंगे। यहाँ पर एक रूसी महिला जिनका नाम था मैडम ब्लावात्स्की और साथ साथ में एक भूतपूर्व अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था कर्नल हेनरी स्टील अलकॉट। इन लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की। तो मैडम ब्लावात्स्की, पूरा नाम था इनका हेलेन पेट्रोवना ब्लावात्स्की, और साथ में कौन से थे आपके, कर्नल हेनरी स्टील अलकॉट, इन लोगों ने जो है इसकी स्थापना की थी। उसके बाद हम देखेंगे इसके क्या उद्देश्य, क्योंकि जब तक हमें उद्देश्य पता नहीं होगा तो मतलब क्या रहा चीज को पढ़ने का, आखिरकार किस वजह से इसकी स्थापना की। क्या रातों रात यूं ही पागलपन सवार हो गया जो कुछ कर दिया, नहीं, कोई विशेष एम रहे होंगे। उन एम को लेकर के ही जो है इस प्रकार के सोसाइटी या जो संगठन है उन्हें बनाया गया। तो एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे काम किए जाते हैं। उन्हीं उद्देश्य को जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर इनके क्या उद्देश्य थे, ब्लावात्स्की के और अलकॉट के, ये किस सोच के साथ इस सोसाइटी की स्थापना करते हैं। तो उद्देश्यों में अगर हम बात करें तो जो पहला उद्देश्य है, इन्होंने कहा था कि धर्म को समाज सेवा का साधन बनाइए। यानी कि धर्म है, अगर धर्म को हम समाज सेवा से जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी चीज हमें ये देखने को मिलेगी कि जो आपस में कट्टरता है वह समाप्त हो जाएगी और प्रेम सद्भावना का विकास होगा। तो पहला जाएगा धर्म को समाज सेवा का साधन बनाना। और ऐसा करने से धार्मिक कट्टरता में कमी आएगी, ऐसा इनका विश्वास था। दूसरी हम बात करें तो ये है धार्मिक भाईचारे को बढ़ाना। देखिए पहले का ही जो है सब पार्ट हो जाएगा ये वाला, तो वो है धार्मिक भाईचारे को बढ़ाना, क्योंकि भारत में धार्मिक कट्टरता कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। धार्मिक भाईचारा बढ़ाना। अब हम तो सब बड़े प्यार से रहते हैं और मैं चाहता हूं कि, उम्मीद करता हूं कि हम
सभी लोग ऐसे ही बड़े प्यार से रहें, धर्म कोई भी हो, कोई मतलब नहीं किसी धर्म का, कोई मतलब नहीं किसी जाति का, हम सब एक ही जाति के हैं, वो है हमारी मानव जाति। और यही वजह है, अगर मैं बायो में बताऊंगा और पढ़ी भी है बायोलॉजी में, तो कहते हैं कि धरती पर मानव की जो प्रजाति है, जो जाति है, वह है कौन सी है, तो हम केवल होमो सेपियंस बताते हैं और कुछ भी नहीं बताते। इसका मतलब है हम सब एक ही हैं, तो क्यों ना मिलकर के प्यार से रहें। वो अलग है, हमारी मान्यताएं अलग हैं, हमारे ट्रेडिशंस अलग हो गए, हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे कल्चर, ये सारी चीजों में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो सब हम एक ही। तो चलिए धार्मिक भाईचारा बनाए रखिए हमेशा हमेशा, चाहे जितनी बड़ी विषम परिस्थितियां हों, इसे नहीं छोड़ना है। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो एक चीज और थी कि इन्होंने हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास दिखाया था, इसकी मान्यताओं को इन्होंने बहुत उच्च स्तर का करार दिया था। यही वजह है कि यह प्राचीन धर्म, दर्शन और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे। तो यहां हम लिख देंगे, इनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, प्राचीन धर्म, दर्शन व विज्ञान के अध्ययन में सहयोग। और इसका एक फायदा यह भी हुआ था कि जिस तरीके से उन्होंने पांडुलिपियों के अध्ययन करके भारत की प्राचीन सभ्यता को, उसकी संस्कृति को उजागर किया, तो तत्कालीन समय के भारतीयों में जो हीन भावना विकसित थी कि यार ये ईसाई कुछ ज्यादा ही एडवांस हैं, ये अंग्रेज कुछ ज्यादा ही एडवांस हैं, इनकी भौतिकवादी संस्कृति बहुत महान है, हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हैं, वो जो है हीन भावना दूर हुई और आत्मगौरव का जो फीलिंग है वो लोगों ने फील करना शुरू किया कि नहीं, हमारे पास भी एक बहुत महान सभ्यता थी। वो अलग बात है कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे भारत की सीमाओं पर विदेशी लोगों का आक्रमण होता गया, वह सभ्यता, वह संस्कृति धीमे धीमे कम होती गई और असल में हमने अपने गौरव को खो दिया जो हमारे पास था। तो वो गौरव वापस हमें यहाँ से देखने को मिलेगा जब यह प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन करते हैं और भारतीयों को बताते हैं कि हाँ, तुम एक महान सभ्यता की झलक हो, तुम कोई आम या ऐसे वैसे नहीं हो। तो एक आत्मगौरव का फील यहाँ से प्रारंभ होता है। तो ये इसके हो गए हैं उद्देश्य। अब होता क्या है, चोर ज्यादा लंबा समय नहीं बीत पाता है और उसके साथ ये दोनों ही शख्स एक एक करके ऊपर यानी कि ईश्वर को प्यारे जाते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर एक आयरिश महिला का आगमन होगा भारत में, जिनका नाम बहुत सुन रखा है, एनी बेसेंट का। और उसके बाद उनके सानिध्य में यह सोसाइटी आगे बढ़ती है और अपने सफल उद्देश्य हासिल करती है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब जो सबसे महंगी चीज यहाँ पर ये है, हमने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर आता है वो इसी का कि थियोसोफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था, तो आप बताएंगे अडयार में था। स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे। किसने की थी, वो बताएंगे। थोड़ा सा अगर हाई लेवल एग्जाम में कर देंगे तब वो जो है आपको यहाँ पर उद्देश्यों के बारे में इसकी चर्चा कर सकते हैं। ठीक, अब हम इसको जो है थोड़ा डिकोड कर लेंगे लास्ट टाइम पे आकर। थियोसोफिकल सोसाइटी, तो थियोसोफिकल से ये क्या है, थियोसोफी हुआ, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है आपका, एक तो थियोस और एक हो जाएगा आपका सोफिया। वेयर जो थियोस है उसका मतलब होता है गॉड, और जो सोफिया है इसका मतलब होता है विजडम। विजडम, अगर हम दोनों को इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर का ज्ञान यानी कि बात करें तो ब्रह्म विद्या। ठीक है, तो इस तरीके से ये थियोसोफिकल के बारे में हमने जाना। चलिए इसकी स्क्रीन ले लें, उसके बाद नेक्स्ट करें। चलिए अब स्टार्ट होता है यहां से इस सोसाइटी में एनी बेसेंट की यात्रा 1891। एक्चुअली 1891 में ये भारत आई थी, इससे पहले ही यह सोसाइटी के संपर्क में आ गई थी जब यह इसके भारत से बाहर के केंद्रों में मिली थी। तो अब यहाँ पे 1891 में क्या होता है, एनी बेसेंट का भारत आगमन। तो ये एग्जाम में आ सकता है, जिसे पूछते हैं गांधी जी कब आए थे भारत, ऐसे ही इनका भी पूछ सकते हैं, एनी बेसेंट का भारत आगमन। अब ये होता कैसे है, इस घटना को हम लोग समझ लेते हैं। 1891 में मैडम जो ब्लावात्स्की थी उनकी मृत्यु जाती है। उनकी मृत्यु के बाद ही एनी बेसेंट भारत आते हैं। एनी बेसेंट कौन सी थी, ये एक आयरिश महिला थी, यह ध्यान रखना, आयरिश महिला थी, इनकी आयरलैंड की थी, उसी मुल्क की। और शुरुआत में ही जो है ईसाई मत से इनका जो विश्वास था वह उठ गया था, समाप्त हो गया था। यही वजह है अपने पति जो कि पादरी थे चर्च में, उन तलाक लेकर के भारत आ जाती हैं। कब, 1891 में।
भारत आने के बाद ये क्या करती है, इसका जो है शुरुआत में तो कुछ नहीं, आई भारत में जुड़ी नहीं, 1893 में पूर्ण रूप से यह इसका कार्यभार संभाल लेती है, लेकिन अभी अध्यक्षा नहीं बनी हुई है। तो याद रखना आप लोग, 1893 में क्या करती है, ये सोसाइटी के कार्यभार संभालती है। कार्यभार और अध्यक्ष में अंतर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। कार्यभार संभाला है इन्होंने इस टाइम पे आकर के, ठीक, कार्यभार संभाल लिया। अब होता क्या है, यहां पर 1907 में, ये डेट याद रखना, 1907 में जो इसके जेंट्स पार्ट था इसका, यानी कि जो अलकाट महोदय थे उनकी मृत्यु होती है। तो अलकाट महोदय की मृत्यु पर जो एनी बेसेंट क्या बन जाती है, अध्यक्ष, किसकी, थियोसोफिकल सोसाइटी की। तो ये बन गई, उसकी अध्यक्षा बन गई। कब हो गई, 1907 में, जब मृत्यु हो जाती है किसकी, कर्नल हेनरी स्टील अलकाट की। उनकी मृत्यु के बाद ये बन गई यहां पर अध्यक्षा। अब इनके हाथ में पूरी तरीके से इस सोसाइटी की बागडोर है। अब यह वास्तव में अपना दर्शन इसमें प्रारंभ करेंगी और इसका उन्नयन करेंगी अपने तरीके से, और दक्षिण भारत में यह बहुत ज्यादा सफल आंदोलनों से एक माना जाएगा और माना जाता भी है। एनी बेसेंट के बारे में चर्चा करें थोड़ा, तो यहां पर देखेंगे, ये हमने साथ में कर लिया। अब डेट टू डेट देखेंगे तो वो होता है आपका 1898। भारत आने पर ये क्या करती है, एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती है। जैसे कि मैंने फिर कह दिया था कि इनका बड़ा, इस सोसाइटी का और इसके लोगों का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा विश्वास था। तो 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, प्रमुख कार्य था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती है। बाद में यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनता है, माननीय मदन मोहन मालवीय के सहायता से। तो ये 1916 क्या होता है, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पूछ सकते हैं कि कब बना था, तो ये हो गया आपका डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही क्या बनता है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और कब बनता है ये, 1916 में। किसकी हेल्प से, तो यहां लिख देंगे मदन मोहन मालवीय, ये जरूरी है, मदन मोहन मालवीय की हेल्प से। इनके बारे में बता दूं, यह हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कौन, मदन मोहन मालवीय जी, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये इसी विश्वविद्यालय के 1919 से 1938 तक कुलपति भी रहे हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से ये विश्वविद्यालय बनता है और बाद में यही 1919 से 1938 तक इस विश्वविद्यालय के क्या रहते हैं, कुलपति रहते हैं। इन्होंने किसान और द लीडर जैसे महान पत्रिकाओं का संपादन भी किया हुआ है, तो वो भी आप देख लेंगे हम लोग, किसान और द लीडर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो है प्रमुख इनकी क्या है, पत्रिका है। तो और भी जो प्रमुख है उनको मैं यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ। ये पत्रिकाएं हैं इनकी, किसान और द लीडर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, 1960 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो गई और 1907 में एनी बेसेंट क्या, इसकी अध्यक्षा भी बन गई। इस तरीके से लगातार ये सोसाइटी आगे चलती रहती है और अपने उद्देश्यों को हासिल करने में लगी रहती है। भारत में आने पर जो एनी बेसेंट है, इन्होंने आयरलैंड की तर्ज पर भारत में भी होम रूल लीग का स्थापना की थी। तो हम यहाँ भी देखते हैं कि भारत में जो होम रूल जो लीग है उसकी संस्थापक में से भी इनका नाम आता है आपकी एनी बेसेंट का। तो कहीं ना कहीं ये सब आपस में जुड़े रहे हैं और इन्होंने धार्मिक और सामाजिक उन्नयन का कार्य ही किया है। अगर हम इनकी बात करें एनी बेसेंट की, इन्होंने जो है कौन कौन सी पत्रिकाएं का प्रकाशन किया है, तो बहुत प्रमुख है। इन्होंने 1914 में, कब, 1914 में दो प्रमुख, एक तो है आपका कॉमनवेल्थ और एक है आपका न्यू इंडिया, इन दोनों का संपादन और प्रकाशन किया। जो न्यू इंडिया है इसका नाम एक्चुअली पहले मद्रास स्टैंडर्ड था,
बाद में करती क्या है, ये इसको खरीद लेती हैं और खरीदने के बाद इसका जो नाम है बदल देती हैं और करती है न्यू इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ देते हैं कि इन्हीं बेसेंट के कौन कौन से पत्र हैं, तो कॉमनवेल्थ पर टिक करेंगे आप या करेंगे न्यू इंडिया। और ये कॉमनवेल्थ और ये न्यू इंडिया दोनों ही बहुत आते हैं, तो ये लगा दिए मैंने क्या, स्टार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने आज थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जाना और जाना हमने एनी बेसेंट के बारे में। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो फिर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, थैंक यू बोलने से पहले इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट? अगर ले लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद।